आशी ने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। वह कांप रही थी। उसकी सांसें अचानक ही अटक गईं और आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई हलचल नहीं हो रही थी। यह महसूस कर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। क्रिस ने आसी पर नहीं बल्कि उसके पीछे रखे नाइट लैंप पर गन फायर की थी, जिससे वह लैंप कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। यह देखते ही आसी थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन तभी क्रिस गुस्से में आसी के पास आया और उसके कंधों को पकड़कर झटके से अपने पास खींच लिया। आशी क्रिस के अचानक इस तरह के एक्शन से हैरान रह गई और डर के मारे बहते आंसुओं के साथ उसे देखने लगी। फिर वह अपनी लड़खड़ाती आवाज में क्रिस से बोली, साइको। क्रिस की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वह आशी को घूरते हुए उसके कंधों को थोड़ा और दबाते हुए बोला, हाँ साइको, तुम्हारा साइको। आज तक तुम मुझे सिर्फ साइको कहती थी फायरफ्लाई, लेकिन आज जानोगी कि असली साइको क्या होता है। चलो मेरे साथ, फास्ट। कहकर क्रिश ने जल्दी से अपनी शर्ट निकाली और आशी को पहना दी। आशी क्रिश के गुस्से को देखकर डरते हुए बोली, नहीं साइको, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्रिश ने आशी की सभी बातों को अनसुना कर उसे तुरंत अपने कंधे पर उठा लिया और तेज कदमों के साथ कमरे के बाहर ले जाने लगा। आशी क्रिश के कंधे पर हाथ पैर मारते हुए और रोते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे साइको, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो। क्रिस आशी की बातों को सुनते हुए गुस्से में उसे अपने कंधे पर उठाकर होटल के बाहर कदम रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं किया फायरफ्लाई। हर्ट क्या होता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम हर्ट का असली मतलब जान सको। कहकर क्रिस जल्दी से होटल के बाहर आकर आशी को कार में बैठा दिया और खुद तेज कदमों के साथ ड्राइविंग सीट पर आकर कार को ड्राइव करने लगा। आशी ने कार से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने तुरंत ही एक बटन दबाकर कार के सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी, ताकि आशी बाहर ना जा सके। आशी रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्रिस को कभी कभी मार भी रही थी ताकि वह कार रोक दे। लेकिन क्रिस गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई, खबरदार जो ड्रामा करने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रहो, वरना अभी और इसी वक्त तुम्हें चलती हुई कार से धक्का देकर जान से मार डालूंगा। क्रिस की धमकी सुनकर आशी डर के मारे अपनी जगह पर बैठ गई। अब वह चुपचाप बैठी हुए अपने आंसू बहा रही थी। साइको बहुत गंदा है, मुझे हमेशा डांटता है, मैं बाबा को बताऊंगी, मैं वापस बाबा के साथ इंडिया चली जाऊंगी। तुम देखना साइको, फिर तुम मुझे कभी तंग नहीं कर पाओगे। आशी की बात सुनकर क्रिस ने अचानक ही कार रोक दी और गुस्से से झटके से अपनी गर्दन आशी की तरफ घुमाकर देखा। क्रिस की गुस्से भरी नजर एक बार फिर खुद पर महसूस करके आशी ने आंखें डर के मारे नीचे कर लीं और अपने हाथ पैर बटोरकर कार की सीट पर साइड पर सरकने लगी। मैं वह इससे पहले आशी आगे कुछ कह पाती, क्रिस ने झटके से कार का दरवाजा खोला और गुस्से से कार से बाहर निकला। फिर आशी की साइड जाकर उसकी कार का दरवाजा खोला और आशी का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ एक बड़े से मैदान की तरफ ले जाने लगा। उस जगह को देखकर आशी डर के मारे क्रिस को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, साइको, यह कहां ले आए हो तुम मुझे? छोड़ो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, छोड़ो साइको। कहते हुए आशी दूसरे हाथ से क्रिस के हाथों पर मारते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उस इलाके में गहरा अंधेरा था, क्योंकि रात के लगभग 3 बज रहे थे।
सुबह का उजाला होने में अभी काफी वक्त था। अंधेरा और खुला मैदान देखकर आशी को पहले ही डर लग रहा था। वह अब और भी ज्यादा कोशिश कर रही थी क्रिश के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन क्रिश की पकड़ बहुत मजबूत थी। क्रिश बड़ी ही मजबूती से आशी के हाथ को पकड़कर अपने हाथ लगभग खींचते हुए उससे मैदान के बीचों बीच ले आया, और तभी उसने झटके से आशी का हाथ छोड़ा और गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम मरना चाहती थी ना, मौत देखना चाहती थी, किस लिए? मैंने तुम्हें छुआ इसलिए? मौत देखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ मैं तुम्हें मौत दिखाता हूं फायरफ्लाई। कहकर कृष्ण ने अपने हाथों से ताली बजाई। आशी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक ही वहां बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे रात के इस वक्त में भी किसी ने एक सूरज जला दिया हो। उस रोशनी को देखकर आसी अपनी हैरान नजरों से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लेकर मैदान के बीचों बीच रखे हुए एक बड़े से किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। और आसी ना समझी में अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी, तभी उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा राका के साथ कुछ गार्ड्स, जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और जिनके चेहरे पर बिल्कुल शैतानियत थी, जो दिखने में बिल्कुल शैतानों की तरह लग रहे थे। लगभग 7 फीट की हाइट और 8 पैक्स एब ब्लैक अमेरिकन, जो दिखने में ही बहुत डरावने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे यमराज के दूत हों। अपने साथ कुछ दर्द से कराहते हुए लोगों को उनके पैरों से पकड़कर जानवरों की तरह घसीटते हुए उस मैदान के बीचों बीच क्रिस के सामने लेकर आए। दर्द से कराहते हुए घायल लोग रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, छोड़ देने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन उन गार्ड्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और ना ही राका के चेहरे पर। आशी हैरान नजरों से उन लोगों को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसे उन लोगों की हालत देखकर डर लग रहा था, दया आ रही थी, क्योंकि वे लोग बहुत घायल थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। जगह जगह कपड़े फटे हुए थे, चोट के निशान थे, खून बह रहा था और कई जगह से शरीर नीला पड़ चुका था। सभी को देखकर कृष्ण ने राका की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपनी गर्दन को थोड़ा अजीब तरीके से टेढ़ा कर लिया, और कृष्ण के एटीट्यूड को समझकर राका ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, स्टार्ट। राका के मुंह से निकला हुआ यह आदेश और लहजा बहुत ही ज्यादा गंभीर था। आसी नासमझी में राका को देखने लगी, और तभी उस खुले मैदान में उन लोगों की दर्द भरी चीख और भी जोर जोर से गूंजने लगी, क्योंकि उन लोगों को लोहे के कांटों से बने हुए खतरनाक हंटर से मारा जा रहा था। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। आसी को यह नजारा देखकर थर थर कांपने लगी थी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे थे। वह अपनी ही जगह पर जम गई थी और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, नहीं, छोड़ दो इन्हें। आसी जोर जोर से कानों पर हाथ रखकर चिल्ला रही थी, लेकिन क्रिश के गार्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आसी की इस हरकत को देखकर क्रिश को, राका को भी उस पर दया आ रही थी, क्योंकि वह जानता था कि आशी बहुत मासूम है, लेकिन अपने किंग का आदेश तो उसे फॉलो करना ही था। आसी को डर के मारे चिल्लाते हुए देखकर एक नजर उसे देखा और फिर जोर से चिल्लाया, स्टॉप। और कृष के आदेश को सुनते ही उसके काल दूत, जो मौत के फरिश्ते लग रहे थे, अचानक ही रुक गए। तभी आसी की नजर सामने सभी लोगों के खून से लथपथ शरीर पर पड़ी और वह सदमे से लगभग गिरने वाली थी, लेकिन कृष ने अपनी तेजी दिखाकर कुर्सी पर बैठे हुए ही गिरती हुई आशी का अचानक हाथ पकड़कर झटके से अपने करीब खींच लिया।
आसी खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिश के ऊपर जैसे ही गिरने वाली थी, क्रिस उसे अपनी बाहों में बहुत ही अजीब तरीके से घुमाकर अचानक ही अपनी गोद में बिठा लिया। क्रिश अपने एक हाथ को आसी की कमर पर और दूसरे हाथ को उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई, इतने में ही डर गई? तुम्हें मौत देखनी थी ना? तुमने तो अभी मौत को ठीक से देखा ही नहीं है। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहते हुए कृष्ण ने राका की तरफ अपनी आईब्रो उठाकर देखा। राका ने अपना सिर नीचे करते हुए क्रिश को बताया, किंग, इन्होंने मुंह नहीं खोला था। इनका कहना है कि यह नहीं जानते उन्हें आदेश किसने दिया था। सिर्फ इन्हें इतना आदेश मिला था कि लिटिल मैडम को जिंदा लेकर आना है। और कहीं ना कहीं उनकी बातों में मुझे भी सच्चाई नजर आ रही है। यह कुछ नहीं जानते। आसी अपना सिर नीचे करके सुबक सुबक कर रो रही थी, क्योंकि कृष का यह डरावना रूप वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आसी ने इस वक्त कृष की शर्ट पहन रखी थी और कृष की मस्कुलर बॉडी प्लांट हो रही थी, क्योंकि उसके अपर बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। क्रिस इस वक्त जितना हॉट और डैशिंग लग रहा था, उतना ही डरावना भी लग रहा था। आसी क्रिस की गोद में तिरछी बैठी हुई थी और उसके दोनों पैर एक साइड लटके हुए थे और उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक रखा था। उसे बहुत डर लग रहा था। क्रिस उसके डर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन आज वह आशी को अपना अलग रूप दिखवाना चाहता था, ताकि आशी आगे चलकर कभी भी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश ना करे। राका की बात सुनकर क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक नजर आने वाला था। वह अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में अपने दोस्तों को पीसते हुए राका को कमांडिंग टोन में बोला, इसका मतलब यह हमारे किसी काम के नहीं है। इतना कहने के बाद कृष अपनी आंखें छोटी करते हुए एक आईब्रो उठाकर राका को देखा और तभी कृष्ण ने कानों में एक मीठी सी भारी हुई गले की आवाज आई। आशी ने रोते हुए कृष से कहा, प्लीज साइको, ऐसा मत करो ना, उन लोगों को छोड़ दो, उन्हें दर्द हो रहा है। कहते हुए आशी ने एक बार अपने चेहरे से अपनी 2 उंगलियों को साइड किया और थोड़ी सी गैप से उन लोगों को देखकर डर के मारे अपना चेहरा दोबारा हाथों से छुपाकर कृष से उन लोगों को छोड़ देने की भीख मांगने लगी, क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत ही दयनीय थी और उन्हें देखकर आशी को डर के साथ साथ दया भी आ रही थी। लेकिन क्रिस इस वक्त पूरी तरह से हार्टलेस बन चुका था। उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। आशी की रोने के बावजूद उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उस इलाके की शांति को देखकर आशी समझ चुकी थी कि वह लोग क्रिस के हाथों मारे जाने वाले हैं। आशी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। वह शिशक रही थी। यह देखकर क्रिस उसके कमर पर अपने हाथ चलाते हुए धीरे से उसके चेहरे के करीब जाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके किसी साइको की तरह बोला, बच्चों की तरह रोना बंद करो फायरफ्लाई, तुम्हें ही तो मौत देखनी थी। देख लो, मौत इतनी डरावनी होती है, तुम इतनी मासूम हो फायरफ्लाई कि तुम्हारे सामने मैं अपनी हैवानियत का एक छोटा सा रूप दिखा दिया। अगर तुम मेरा असली रूप देख लेती तो शायद आज जिंदा भी नहीं बचती। डर के मारे अभी तुम्हारी सांसें रुक जाती, पर क्या करूं, चाहकर भी मेरे तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना यह रूप नहीं दिखाना चाहता था फायरफ्लाई, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और आई वार्निंग यू, आज के बाद मेरे सामने मौत की बात मत करना, क्योंकि मेरी दी हुई मौत इससे भी ज्यादा भयानक होती है। क्रिश की बातों में एक वार्निंग थी, एक धमकी थी, जिसे सुनकर आशी बहुत ज्यादा रो रही थी और डर से कांप रही थी। उसने अपना चेहरा हाथ से ढके हुए क्रिस से कहा, तुम बहुत बुरे हो साइको, तुम सचमुच बहुत बुरे हो। तुमने उन्हें मारकर दर्द दिया, मुझे भी डरा रहे हो। यू किल्ड देम, यू आर रियली साइको।
यू हार्टलेस मॉन्स्टर। आशी की बातों को सुनकर क्रिस जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा 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 फायरफ्लाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम साइको, आई एम रियली साइको, एक हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर, और आज से नहीं हमेशा से था। मेरा यह सॉफ्ट नेचर सिर्फ तुम्हारे लिए है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें हवा छूने से पहले भी मुझसे इजाजत मांगेगी, और जिन लोगों के लिए तुम रो रही हो, इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की थी, तो इन्हें तो उनके अंजाम तक पहुंचना ही था। प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मैं चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। क्रिस आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए जुनून के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा यह चेहरा मुझे सुकून का एहसास कराता है, और मेरे सुकून को मुझसे छीनने की हैसियत किसी की नहीं है, तुम में भी नहीं। ऐसे ही नहीं मैं किंग बना। दिल नहीं है मेरे सीने में, फीलिंग नहीं है। तुमने मेरा यह छोटा सा शैतानी रूप आज देखा है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा डरावना हूं। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और इसलिए तुम अपने छोटे से दिमाग में गांठ बांध लो। तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा होना होगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, समझ गई तुम? आशी, जो क्रिश के चेहरे पर एक खतरनाक ऑरा देखकर उसकी धमकी भरी बातों को सुनकर डर रही थी, वह अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए क्रिश से शिकायत करते हुए बोली, साइको, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज मुझे जाने दो। तुम बहुत डरावने हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। आई हेट यू। इससे पहले कि आशी आगे कुछ कह पाती, क्रिस उसे जलती हुई निगाहों से देखते हुए गुस्से से चिल्लाकर लगभग दहाड़ते हुए बोला, फायरफ्लाई, डोंट इवन ट्राई टू यूज दिस वर्ड अगेन। कहते हुए उसने अचानक ही उसके होठों पर आशी हैरान थी, और वहीं दूसरी तरफ यह नजारा इसके इस क्रिया से अपनी ही जगह पर जम गया। उसे तो जैसे एक सदमा लग गया। क्रिश को इतनी रोमांटिक और अजीब सा बिहेव करते हुए देखने की राका को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि क्रिस आज इनडायरेक्ट तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहा था और उसे जता भी रहा था। राका अपना सलाइवा गटकते हुए क्रिश को देख रहा था। तभी क्रिश ने आशी को किस करते हुए अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा हल्का टेढ़ा करके एक वार्निंग लुक राका को दिया, जिसे देखकर राका तुरंत ही अपनी गलती समझ गया और उसने जल्दी से अपनी नजर नीचे कर ली। क्रिश एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके आशी को फोर्स के साथ उसके होठों पर किस करते हुए वाइट करने लगा। आशी को बहुत दर्द हो रहा था। वह क्रिश के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसके सीने पर मुक्का मार रही थी, लेकिन क्रिश को उसके नन्हे नन्हे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह तो आशी के स्ट्रगल को देखकर और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। वह अपनी दीवानगी, अपना गुस्सा, हर चीज को किस के जरिए आशी को जताने की कोशिश कर रहा था। खून से लथपथ पड़े हुए फर्श पर लोग अभी भी रो रहे थे, करहा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन शायद वह नहीं जानते थे कि इस वक्त वह जिसके सामने है, उस इंसान के दिल में फीलिंग नहीं है। क्रिश के एक्शन को समझकर राका ने अपना चेहरा नीचे करते हुए अपनी ड्यूटी को समझते हुए, ना चाहते हुए भी अपने गार्डों की तरफ देखकर चुटकी बजाई, और अचानक ही राका की चुटकी बजाते ही उस पूरे इलाके में एक बार फिर दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं, क्योंकि क्रिश के गार्ड ने उन लोगों के ऊपर खौलता हुआ तेजाब डालना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनका जख्मी शरीर प्लास्टिक की तरह पिघलते हुए जलने लगा, और कुछ ही पल में उस पूरे इलाके में खामोशी पसर गई, क्योंकि वे लोग अपना दर्द बर्दाश्त नहीं करते थे, दर्द की इंतहा को पार कर गए थे। आशी के कानों में एक बार फिर यह चीख पड़ी और वह डर के मारे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी।
उसने डर के मारे क्रिस के गले में अपना हाथ लपेटकर उसे जोर से पकड़ लिया। यह महसूस करके क्रिस के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह और भी ज्यादा पैशनेट हो गया। लेकिन कुछ ही पल में आशी की सांस भारी होने लगी, जिसका एहसास क्रिस को भी हो गया था। राका अपनी ड्यूटी को समझते हुए चुपचाप अपने गार्डों के साथ उन लाशों को लेकर वहां से चला गया और अगले ही पल आशी क्रिश की बाहों में ही बेहोश हो गई। यह बात क्रिश को भी पता चल चुकी थी कि आशी बेहोश हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह उसे न जाने कितनी इतनी देर तक किस करता रहा। उसका दिल नहीं चाहता था कि वह आशी के होठों को छोड़े भी। आशी के बेहोश होने के बाद वह काफी सॉफ्ट हो चुका था। कुछ पल बाद उसने अपने गुस्से को काबू किया और आशी के सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए अपने आप से बोला, आई नो फायरफ्लाई, मेरा यह रूप देखने के बाद तुम मुझसे नफरत भी करने लगी हो, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम खुद भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तुम्हारी आंखों में आंसू का कारण सिर्फ मैं बन सकता हूं और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन टॉलरेट योर स्टूपिडिटी, चाइल्डिश एक्शन, बच्चों की तरह रोना और शरारत, लेकिन तुम मुझे इग्नोर करो, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जुनून बन चुकी हो और अपने जुनून को छेड़ने का हक मैं किसी को नहीं देता, तुम्हें भी नहीं माय लव। कहते हुए क्रिश की आंखों में एक आग नजर आ रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा छुपाकर आशी के चेहरे की तरफ देखा। क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी नजर आशी की सूजी हुई आंखों पर पड़ी, जिसके नीचे आंसुओं की लकीर थी। गोरा चेहरा होने के कारण रोते हुए बिल्कुल लाल हो चुका था। गुलाबी होठ सूजकर स्ट्रॉबेरी की तरह हो गए थे, जिन्हें देखकर क्रिश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक प्यार भरा एहसास नजर आ रहा था। आशी के मायूस चेहरे को देखकर क्रिश को उस पर और भी प्यार आने लगा था। अगर आशी वक्त पर बेहोश नहीं होती तो शायद क्रिश उसे अभी खुद की बाहों से आजाद भी नहीं करता। क्रिश ने एक बार फिर आशी को अपनी गोद में उठाया और कार में बैठाकर वापस होटल की तरफ निकल गया। क्रिश होटल जाकर आशी को उसके कमरे में उसके बिस्तर पर सुलाता है और उसे ब्लैंकेट से ढकते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके बालों में हाथ फिराते हुए गंभीर आवाज में धीरे से बोला, मैं जानता हूं फायरफ्लाई, आज तुमने मेरा जो रूप देखा उसे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह सच्चाई पता चलनी जरूरी थी, क्योंकि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। प्यार करने को तो बहुत मीठा एहसास है, लेकिन यह हमें कमजोर बना देता है। अगर तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो जाएगा। प्यार जिद और नादानियों को बढ़ावा देता है, लेकिन अब तुम्हें नादान नहीं बल्कि स्ट्रांग बनना है, क्योंकि भविष्य में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसे बर्दाश्त करने और उससे टकराने के लिए तुम्हारा मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यह सिर्फ मेरा डर ही कर सकता है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ फायरफ्लाई नहीं हो, बल्कि वक्त आने पर ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन भी बन सकती हो। कमजोर लोग सिर्फ गुलामी करते हैं, राज करने के लिए मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए वक्त वक्त पर तुम्हें मेरा नया रूप देखने को मिलेगा। कहते हुए क्रिस के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, और उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा फायरफ्लाई, क्योंकि तुम्हें एक क्वीन बनना है। ब्लैक डेविल प्रिंसेस क्रिस आशी के माथे पर धीरे से किस किया और वहां से निकल गया। इस वक्त सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। अब दोपहर लगभग 2 बजे आशी की आंखें खुली और उसने खुद को होटल के बिस्तर पर पाया। इस वक्त उसका सर बहुत भारी लग रहा था और दर्द हो रहा था।
शायद बहुत ज्यादा रोने के कारण उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे क्रिश की हरकतें याद आ गईं, जिन्हें याद कर वह एक बार फिर रोने लगी। आसी ने रोते हुए अपने आप से कहा, तुम बहुत बुरे हो साइको, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुमने उन लोगों को बेरहमी से मारा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊंगी, लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। यह कहकर आशी ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और खुद को हिम्मत दी। वह धीरे से बिस्तर से उठकर बाथरूम में गई और फ्रेश हुई, लेकिन शावर के ठंडे पानी के नीचे भी वह रो रही थी। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि क्रिस उससे प्यार नहीं करता, बल्कि किसी मकसद के लिए उससे शादी करना चाहता है, चाहे वह मकसद उसके परिवार को खुश करना ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद आसी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई और अपनी अलमारी से एक ग्रीन सूट, येलो प्लाजो और दुपट्टा निकाला। उसने यह पहनकर क्लोजेट से बाहर आकर अपने बालों की फ्रेंच चोटी की और आंखों में हल्का काजल लगाया, क्योंकि ज्यादा रोने के कारण उसकी आंखें सूज चुकी थीं। आसी ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया था, क्योंकि आज वह अपने चेहरे का दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसे अभी भी क्रिश की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा था। आसी अभी तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की नॉक की आवाज सुनकर आसी ने दरवाजे पर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। आसी की इजाजत मिलते ही कैथी और नताशा कमरे में दाखिल हुए। अपने दोस्तों को देखकर आसी उनके पास गई। कैथी, नताशा, तुम लोग यहाँ? कैथी ने आसी से कहा, हाँ आसी, हमें पता चला कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू आराम कर रही है, इसलिए सुबह से हमने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अब कैसी है तेरी तबीयत? रात को डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ, क्या उसके कारण तू अभी भी परेशान है? कैथी की बात सुनकर आशी बिस्तर पर बैठते हुए कैथी से बोली, उस बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। बेहतर होगा तुम लोग मुझसे इस बारे में बात ना करो। फिलहाल मैं ठीक हूँ। इसके बाद आशी ने इंटरकॉम पर किसी को अपने कमरे में खाना लाने का ऑर्डर दिया। नताशा और कैथी आशी के चेहरे के भाव देख रही थी, जो इस वक्त काफी गंभीर लग रहे थे। आशी कहीं खोई हुई नजर आ रही थी, मानो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी आशी ने नताशा से पूछा, आज तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? नताशा ने बताया, कैसे जाते, तू हमारे साथ नहीं जाने वाली थी, तुझे छोड़कर कैसे जाते, इसलिए सारे लड़के इस वक्त होटल के पीछे टावर पार्क में मस्ती कर रहे हैं, हम भी तुझे साथ में लेने आए हैं, तो चलेगी हमारे साथ? यह सुनकर आशी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ जरूर। आशी ने लॉन्च किया और फिर एक बैग में कुछ बिस्किट और स्नैक्स रख लिए। यह देखकर कैथी ने आशी से पूछा, आशी तू अपने बैग में यह स्नैक्स क्यों रख रही है? आशी ने अपना बैग रेडी करते हुए कहा, कुछ नहीं, आज मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, रास्ते के लिए ले लिया है, चलो चलते हैं। अब सभी दोस्त होटल के पीछे वाटर पार्क के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर सभी लड़कियां स्विमिंग सूट पहनकर पानी में खेलने लगीं। आशी ने एक बॉडी हैंगिंग लॉन्ग स्विम सूट पहना था और जो कहीं से भी रिलीविंग नहीं था। कैथी जो इंग्लिश थी उसने बिकनी पहनी हुई थी और नताशा ने शॉर्ट्स पहने थे जो ऊपर से जिम अप टॉप जैसा और नीचे से थाई तक थे। लड़के शर्टलेस होकर पानी में मस्ती कर रहे थे। तभी लड़कियों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इस वाटर पार्क के ठीक सामने दूर एक राउंड डाइनिंग टेबल पर क्रिश राका से कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहा था। लिंडा ने एक शर्ट और ब्यूटीफुल बिकनी पहन रखी थी,
जिसमें वह अपनी खूबसूरत बॉडी प्लांट कर रही थी, जो आसपास बैठे उन जाने कितने लोगों का दिल लूट चुकी थी। वह काफी अदाओं के साथ स्विमिंग कर रही थी। पानी में डुबकी लगाकर अचानक ही बाहर निकलते हुए उसने अपने बालों से पानी झटका। कहने को तो लिंडा स्विम कर रही थी, पर उसका सारा ध्यान क्रिश की तरफ था। वह उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिश अपने काम में लगा हुआ था और इधर उधर देख भी नहीं रहा। तभी बातों बातों में क्रिश की नजर वाटर पार्क में खेल रहे सभी बच्चों पर गई। क्रिश के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन तभी उसने देखा कि समर, कैथी, नताशा और आसी पर पानी फेंक रहा है। बाकी लड़के भी मस्ती कर रहे थे, हालांकि कोई किसी को बॉडी टच नहीं कर रहा था। फिर भी यह चीज क्रिश को गुस्सा दिला गई। तभी राका ने क्रिश से कहा, क्रिश, कल जिन लोगों को तुमने सजा दी उनसे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, पर हम इतना जान पाए हैं कि वह जीवा के लिए काम करते हैं और उसी के कहने पर लिटिल मैडम को किडनैप करना चाहते थे। राका की बात सुनकर क्रिश हैरानी से बोला, जीवा? यह वही शार्प शूटर है ना, जिसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। राका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल वही जीवा, जिसका टारगेट कभी नहीं चूकता। बस उसे अपने टारगेट की जानकारी मिलनी चाहिए और उसके बाद उसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि वह लिटिल मैडम को किडनैप क्यों करना चाहता था। अगर वह चाहता तो सही मौके पर उसे शूट कर सकता था, क्योंकि जीवा के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लोग भी सिर्फ टारगेट की जानकारी ही उस तक पहुंचाते हैं, बाकी काम जीवा खुद करता है। जीवा इतना ज्यादा शार्प है, तो इस बार उसने लिटिल मैडम पर हमला करने की बजाय उसकी किडनैपिंग का प्लान क्यों बनाया? मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। राका की बात सुनकर क्रिस वाटर पार्क में खेल रही आसी को देखते हुए राका से बोला, अगर जीवा ने फायरफ्लाई को टारगेट करने के बजाय उसे किडनैप करने का सोचा है, तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। जहां तक मैंने उसके बारे में सुना है, उस तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वह एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। टारगेट मिलने पर ही बाहर आता है और अपना काम खत्म करके फिर गायब हो जाता है। लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। फायरफ्लाई पर नजर रखो। कल रात के बाद उसके छोटे से दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इन बातों को कहते हुए क्रिश का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था और राका भी उसकी इस गंभीरता को देख रहा था। क्रिस ने जो गॉगल्स पहन रखे थे वह काफी हाई क्वालिटी एंड हाई टेक्नोलॉजी फीचर्स से लैस थे। जरूरत पड़ने पर इससे किसी भी चीज को जूम करके देखा जा सकता था, चाहे वह चीज 500 मीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। क्रिश ने देखा कि आसी का चेहरा अभी भी मायूस है, वह कहीं खोई हुई सी लग रही है। आसी का खेलने का मन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से एक्सक्यूज मांगकर वहां से चुपचाप निकल गई। आसी को वहां से जाता देखकर कृष्ण भी राका और लिंडा से एक्सक्यूज लेकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। यह चीज लिंडा ने भी नोटिस कर ली और उसके तन बदन में आग लग गई। उधर आसी अपने कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ गई थी। वह चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस खोल रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा है। यह महसूस होते ही आसी ने डर के मारे अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे पलटकर देखा तो सामने क्रिस खड़ा था। क्रिस को अपने सामने देखकर आसी डर से कांप गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी आसी को अपनी हालत का ख्याल आया, जो इस वक्त टॉप साइड से बिल्कुल कपड़े नहीं पहनी थी।
यह महसूस होते ही आसी ने जल्दी से अपने एक हाथ से सीने को कवर किया और हैंगर से अपने दुपट्टे को उतारने लगी और तभी क्रिश पीछे से उसके कंधे से पकड़ लिया। आसी का हाथ हैंगर पर ही अटक कर रह गया। फिर क्रिश ने धीरे से अपना चिन आसी के कंधे पर रखते हुए बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में कहा, क्या कर रही हो फायरफ्लाई? तुम बोल रही हो, मुझे इन्हें देखने का हक है। कहते हुए क्रिश ने आसी को बैक हग कर लिया, जो महसूस करके आसी की आंखों में हैरानी से फैल गई। उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। उसने अगले ही पल क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, साइको, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन क्रिश के हाथ आसी को काफी मजबूती से पकड़े हुए थे। आसी को स्ट्रगल करते हुए देखकर क्रिश ने थोड़ा सा कठोर आवाज में आसी को वार्न करते हुए कहा, स्टॉप फायरफ्लाई, स्टॉप डूइंग नॉनसेंस। तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें छूने का और तुम्हें फील करने का मुझे पूरा हक है। कहते हुए क्रिस उसकी बॉडी को अपने हाथों चलाने लगा। आसी को उसकी छुअन काफी अजीब लग रही थी। उसके तन बदन में करंट जैसा दौड़ रहा था। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसी ने इस वक्त लंबी लंबी सांस लेते हुए क्रिश को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे प्लीज साइको। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अपने लायक नहीं समझते, फिर भी हर पल मेरे करीब आते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? आशी की बात सुनकर क्रिश मदहोशी से उसके कंधे पर किस करते हुए बड़े प्यार से बोला, मैं क्या चाहता हूं तुम्हें अच्छे से पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। फायरफ्लाई, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी तरफ यूं ही खिंचा नहीं आता। प्यार का पता नहीं, लेकिन हर पल तुम्हें अपने आसपास चाहता हूं, अपने करीब चाहता हूं, बहुत करीब। और तुम चिंता मत करो, यहां से वापस लौटकर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। आई लव यू माई लव। तो दोस्तों, क्या आसी माफ कर देगी क्रिश को? क्या तैयार हो जाएगी क्रिश से शादी करने के लिए? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अपना कमेंट जरूर करें।